Now friend, we will learn here about the United Nations. You can see here the emblem of United Nations, and you can also see there the headquarters picture of United Nations. At the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace. But the fact that the World War II occurred meant that the League of Nations was a failure. So friend, we know that after the First World War, the League of Nations was formed with the purpose of world peace. But there was a fact, World War II was occurred, and it was shown here League of Nations failure. At the end of World War, on 24th October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security, and coexistence in the world. So friend, at the end of the Second World War, on 24th October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security and coexistence in the world. Its headquarters was to be in न्यूयॉर्क, और उनका जो हेडक्वार्टर है तो वो न्यूयॉर्क में रखा गया था। और ये यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश करने की जो पर्पज था, तो वो पर्पज ये था कि दुनिया में फिर से पीस, सिक्योरिटी और को एग्जिस्टेंस वर्ल्ड में बना रहे। तो ये उनका मेन पर्पज था। और यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत इसलिए हुई थी क्योंकि जो लीग ऑफ नेशंस जो थी, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसको एस्टेब्लिश किया था, कि वो सक्सेस नहीं गई थी और इसके कारण यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश करना पड़ा था। Now friend, we will learn here about the United Nations in detail. America's efforts to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. यानी कि अमेरिका ने जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन किया था, वो इन्वॉल्व हुआ था, तब से ही उनका एफर्ट ये रहा था कि वो यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश करें। द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मेड 4 important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace and security. कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट उस वक्त के थे रूजवेल्ट, तो उन्होंने 4 important अनाउंसमेंट डिक्लेयर किए थे और वो अनाउंसमेंट फ्रीडम के लिए थी। कि उनका स्पष्ट, उनका क्लियर मैसेज ये था अमेरिकन कांग्रेस को, और वो ह्यूमन फ्रीडम, पीस और सिक्योरिटी के इंटेंशन के साथ ये उन्होंने अपने जो 4 अनाउंसमेंट डिक्लेयर किए थे। उसमें से जो 4 इम्पोर्टेंट मैसेज थे, तो वो फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड later, President Roosevelt and the British Prime Minister Churchill prepared an 8-point agreement while they were on a ship in the Atlantic Ocean, which later came to be known as the Atlantic Agreement. उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, तो दोनों ने एक 8 पॉइंट का एग्रीमेंट प्रिपेयर किया था, और वो उस वक्त अटलांटिक ओशन के ऊपर शिप के जरिए वो घूम रहे थे, और उसके लिए वो जो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट को अटलांटिक एग्रीमेंट के नाम दिया गया था। द एग्रीमेंट इंक्लूडेड मैटर्स लाइक मेंटेनिंग फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी ऑफ एवरी नेशन, पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्ममेंट। और ये एग्रीमेंट में ऐसी मैटर्स के इंक्लूड किया गया था, और वो मैटर्स थे फ्रीडम और सॉवरेनिटी की नेशंस की, और उसके साथ जो पीस, सिक्योरिटी और सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर और डिसआर्ममेंट को भी उन्होंने इंक्लूड किया था अपने 8 पॉइंट्स के साथ। देन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना met in Moscow for world peace, which came to be known as the Moscow Declaration. और उसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, तो वो चारों मॉस्को में मिले थे वर्ल्ड पीस के लिए, और वो जो मीटिंग थी, तो वो मीटिंग को मॉस्को डिक्लेरेशन नाम दिया गया था। इन नवंबर 1943, 3 superpowers held a conference in Tehran. The representatives of 50 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington in September 1944. कि जो 50 नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया था यूनाइटेड नेशंस के लिए,
और वो वॉशिंगटन में प्रिपेयर किया था सितंबर 1944 में। On October 24, 1945, the 51 member nations declared the establishment of United Nations। यानी कि अक्टूबर 24, 1945 को जो 51 मेंबर नेशंस थे तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश किया है, तो ऐसी डिक्लेरेशन उन्होंने की थी। यानी कि जब यूनाइटेड नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तब उनके जो मेंबर नेशंस थे तो वो 51 मेंबर नेशंस थे। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, यानी कि इंडिया भी उनका एक पार्ट है। सिंस देन 24th October इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस दिन से 24th अक्टूबर जो है तो हर साल यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है। Presently, 193 nations are members of the United Nations, और हाल में जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर नेशंस थे तो वो 193 नेशंस थे। Here friend you can see the flag of United Nations which represent the United Nations. Thought. Freedom of religion, third number economic freedom, fourth number right to freedom from fear. Now friend, here we will learn about the organs of United Nations. The structure adopted by the United Nations to achieve its aims includes 6 organs. So that means friends, there are 6 organs of your United Nations. So first number here given, General Assembly, second number Security Council, third number Economic and Social Council, fourth number Trusteeship Council, fifth number International Court of Justice, and sixth number Secretariat. International Court of Justice is situated in Hague in Netherlands. All other councils are situated in New York in America. So friend, except International Court of Justice, other councils are situated in New York in America. Now friend, we will see here activities of the organs of United Nations. So first number here given, General Assembly. The biggest organ of the United Nations is the General Assembly. It includes the representatives of all member nations. So friend, General Assembly is the biggest organ of United Nations and it includes all member nations representatives. Every nation can send maximum 5 representatives to this, but during election only one vote of each country is counted. So friend, every member nation can send their maximum 5 representatives, but during the election, the only one vote can be calculated. First number, it can discuss, advise, suggest, or recommend on any matter related to international relations. So friend, here given the activities of General Assembly. So first number here given. So it can discuss, advise, suggest or recommend on any matter related to international relations. यानी कि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करनी है, एडवाइस देनी है, सजेस्ट करना है या फिर कुछ रिकमेंड करना है, तो उसके लिए वो डिस्कशन भी करते हैं जिसके कारण जो इंटरनेशनल रिलेशन है तो वो बेटर हो सके। सेकंड नंबर, it accepts the budget presented by the Secretary General every year and allocates the expenses. यानी कि सेक्रेटरी जनरल के जरिए जो भी बजट प्रेजेंट होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और साथ में जो भी एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को अलोकेट करते हैं। ये हर साल होता है। So friend, this is the second activity of General Assembly. Then third number, it attempts to find solutions to the economic problems of the nations, human rights, disarmament और अदर इंटरनेशनल मैटर्स। और साथ में उनकी ये भी एक्टिविटी होती है कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कंट्रीज में खड़े होते हैं तो उसका सॉल्यूशन का वो अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि वो एफर्ट करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो ढूंढे। साथ में जो ह्यूमन राइट्स है, डिसआर्ममेंट है और कोई भी इंटरनेशनल मैटर्स के बारे में भी वो सॉल्यूशन दे सकते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजॉरिटी इन जनरल मैटर्स, यानी कि कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो उसमें 2/3 जितनी मेजॉरिटी इम्पोर्टेंट है।
जो जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, तभी ये डिसीजन जो है तो वो फाइनल हो सकता है। सो फ्रेंड, हियर गिवन द detail of General Assembly and its activities. Now friend, you can see here one picture which is the Hall of General Assembly of United Nations. Now here given the second number, Security Council, which is the second organ of the United Nations. This is the most important organ of the United Nations. There are 5 permanent members in this list: America, Britain, France, Russia and China. So friends, this is the most important organ of the United Nations and there are 5 permanent members. They are America, Britain, France, Russia and China. Other 10 countries are not permanent members. They are elected for a term of 2 years by the General Assembly. So friends, apart from 5 permanent members, there are also 10 countries which are not permanent members but they are elected for 2 years by the General Assembly. This council enjoys tremendous powers in order to maintain international peace and security. यानी कि ये जो काउंसिल है तो काउंसिल को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत सी अच्छा जो पावर्स है तो वो उनको मिला हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, it solves the problems and disputes of the nations peacefully through negotiations and mediations. So friend, whenever any disputes occur between two countries or problems occur between two countries or nations, so Security Councils will solve these problems between these nations with negotiations and mediations. When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take a decision on that. यानी कि कोई भी अगर इंटरनेशनल मैटर है और उसमें ये 5 परमानेंट मेंबर में से कोई भी एक मेंबर अगर वोट नहीं कास्ट करता या फिर अपना वोट जो है वो नहीं देता, तो कोई भी डिसीजन जो है तो डिसीजन लिया नहीं जा सकता। यानी कि उनके लिए जो 5 मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स का जो वोट है तो वो कंपलसरी होना चाहिए और होता है। दिस पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स इज कॉल्ड वीटो और राइट टू डिनाई। और ये पावर जो है 5 परमानेंट मेंबर के पास है तो उसको वीटो पावर कहते हैं या फिर उसको राइट टू डिनाई कहते हैं। रशिया हैज यूज दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि जो रशिया है तो रशिया ने ये वीटो पावर का मैक्सिमम नंबर यानी कि सबसे ज्यादा जो वीटो पावर का यूज किया है तो वो रशिया ने किया है। Beside the text, you can see here one pie chart of veto power used till 2006 by permanent member nations. So here you can see America used total 82 times, then Britain 32 times, France 18 times, China is not given here, then Russia used 122 times. यानी कि जो सबसे ज्यादा वीटो पावर यूज किया है तो वो रशिया ने किया है। थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच इज हियर गिवन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस काउंसिल इज आल्सो कॉल्ड इकोसॉक। देयर आर 54 मेंबर्स इन इट। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स 2/3 of its retiring members for 3 years. So friend, here given the abbreviation of Economic and Social Council which is the ECOSOC and there are total 54 members और उसमें जो members होते हैं तो जनरल असेंबली उनको अपॉइंट्स करती है हर एक 3 साल के बाद और उसमें से 2/3 जो members होते हैं तो उतने उनको अपॉइंट किया जाता है। This council tries to raise the standard of living of the nations of the world without any bias of religion, caste, region। यानी कि ये जो काउंसिल है तो ये काउंसिल का जो फंक्शन है तो फंक्शन ये है कि हर एक कंट्रीज का जो सिविलियंस का जो लिविंग स्टैंडर्ड है तो लिविंग स्टैंडर्ड बेटर बनाए और वो भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रिलीजन, कास्ट, रीजन एक्सेट्रा या कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रखे बिना
उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो बेटर बनाने का जो फंक्शन है तो वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। दिस काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो काउंसिल और उनके साथ जो सब काउंसिल वर्क करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में वो काम करते हैं। तो उनकी जो सब काउंसिल है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। सो सबसे पहले जो है तो WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। So, function of the WHO here given works to improve the health of people of the world। यानी कि वर्ल्ड के जो पीपल है तो उनकी जो हेल्थ है तो वो हेल्थ को इम्प्रूव करने का जो वर्क है तो वो WHO का है। सेकंड नंबर IMF, विच इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्क्स टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी कि जो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है तो उनका जो वर्क है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने का जो काम है तो वो IMF का है। सो फ्रेंड हियर गिवन द मैप और द फ्लैग ऑफ द दिस organs or organizations here given। So first number here given FAO। So here you can see the flag of the various organizations we will learn about in detail। So here given the flag of FAO means Food and Agriculture Organization. Then next number ILO means International Labour Organization. Then UNICEF. Then UNESCO. So friend, here given the informations about the organization. So here given FAO. So the full form of FAO is the Food and Agriculture Organization. So now we will see here the function of Food and Agriculture Organization. Helps to improve agricultural production, forestry and fishery and raise the nutrition level। यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो वो बढ़े, उसके लिए जो प्रयत्न है जो इम्प्रूवमेंट है तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। साथ में जो फॉरेस्ट्री और फिशरीज का जो काम है तो वो भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उनको एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ILO, विच इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो लेबर से बढ़ के तो उनको राइट्स मिले, उनको जस्टिस मिले, तो ऐसी अरेंजमेंट जो है तो वो अरेंजमेंट का जो काम है तो वो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। नेक्स्ट नंबर यूनिसेफ। सो द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज हियर गिवन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। सो नाउ यानी कि जो सेकंड वाला जो है तो अभी इस नाम से जाना जाता है और उससे पहले जो नाम था यूनिसेफ का तो ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था। नाउ फ्रेंड वी विल सी हियर द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। Undertakes child welfare activities to improve the health of the children of the world by providing nutritional food and education। यानी कि जो भी चाइल्ड है या चिल्ड्रन है तो उनको उनके लिए जो वेलफेयर एक्टिविटीज जो है तो वो यूनिसेफ करती है और उनकी जो हेल्थ है चिल्ड्रन की तो चिल्ड्रन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ड्यूटी यूनिसेफ करती है और वो जो न्यूट्रिशनल फूड और एजुकेशन दोनों चिल्ड्रन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यूनेस्को, विच इज द United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। So the function of UNESCO is here given works to improve the cooperation between nations by removing illiteracy, raising the standard of living of people through education, providing justice, education, science and cultural resources। यानी जो यूनेस्को है तो उनका काम क्या है तो जो भी कंट्रीज है तो उनको साथ कोऑपरेट करके वही कंट्री में जो इलिटरेसी है साथ में जो उनके सिविलियंस है तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है तो वो लिविंग स्टैंडर्ड के एजुकेशन के जरिए वो बेस्ट लेवल की बनाए। तो ऐसे जो काम है तो वो यूनेस्को करता है और साथ में जो जस्टिस है, एजुकेशन है, साइंस और कल्चरल रिसोर्सेज जो है तो उनको बढ़ावा देना या फिर उनको एनकरेज करने का जो काम है तो वो यूनेस्को करता है। Besides this, there are sub-councils and regional councils which undertake various activities।
इसके अलावा उनकी जो कुछ सब काउंसिल्स है और कुछ रीजनल काउंसिल्स है, तो वो भी ऐसी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिनके कारण जो ह्यूमन वेलफेयर है, तो ह्यूमन वेलफेयर हो सके, और जो सिविलियंस है, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, तो वो बेटर हो सके। Next organ of United Nations is here given, Trusteeship Council. There are 5 permanent member nations in this council. The representatives selected by the General Assembly are included here. So friend, here also 5 permanent members in this council, and the representatives are selected by the General Assembly. It oversees matters pertaining to nations that have not acquired independence and are under some previous mandate, also nations defeated in the Second World War, as well as its social, economic, political development. So friend, here given the function of a trusteeship council, which is to look the nations that have not acquired independence and they are under some previous mandate, and they were also defeated in Second World War, as well as its social and economical political development. यानी कि उनका जो मेन फंक्शन ये है, तो ऐसे कंट्रीज के जिन्होंने अभी तक इंडिपेंडेंस जो है तो एक्वायर्ड यानी कि अचीव नहीं की है, और कुछ ऐसे भी प्रोविंसेस हो गए कि जो प्रीवियस मैंडेट के अंदर में वो अपना काम कर रहे हैं, या फिर जो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार चुके हैं और उनकी जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके, तो ऐसा सब काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ट्रस्टीशिप काउंसिल की है। नेक्स्ट ऑर्गन हियर गिवन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. Its headquarters is in the city of Hague in Netherlands. There are 15 judges in it who are appointed for 9 years. यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, तो उनकी जो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर नेदरलैंड के हग सिटीज में है, और वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं, और वो जो अपॉइंट होते हैं तो वो 9 years के लिए अपॉइंट होते हैं। It solves disputes between nations, gives verdict on international disputes presented before it and gives legal advice. और उनका जो काम है कि दो कंट्रीज के बीच में जो भी कुछ डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं, तो उस वक्त उनको वर्डिक्ट यानी कि जो जजमेंट देना होता है, तो वो जजमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देते हैं कि जिस तरह से दोनों को जो कॉम्प्रोमाइज हो सके और दोनों उनको एक्सेप्ट करे, तो ऐसे जो जजमेंट है, डिसीजन है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देते हैं, और वो भी साथ में लीगल एडवाइस भी देते हैं जब भी जरूर होती है तब। नेक्स्ट ऑर्गन, सेक्रेटेरिएट. द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड द सेक्रेटेरिएट. यानी कि जो सेक्रेटरी जनरल की जो ऑफिस होती है यूनाइटेड नेशंस की, तो उसको सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता है। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 years. ये जनरल असेंबली जो सेक्रेटरी जनरल है, तो उनको 5 years यानी कि 5 साल के लिए उसको अपॉइंट्स करते हैं। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट्स, translators and experts are also appointed to help the Secretary General. So friends, there are secretaries, administrators, assistants, translators and experts are also appointed for the help of Secretary General. The Secretariat is situated in New York. ये जो Secretariat है तो वो न्यूयॉर्क में situated है. The United Nations has constantly been making efforts to establish world peace, world unity and to achieve the dream of universal brotherhood. कि जो यूनाइटेड नेशंस है तो वो कॉन्स्टेंटली ये वर्क करता ही है और ऐसा एफोर्ड भी करता है कि वर्ल्ड में जो पीस है, वर्ल्ड यूनिटी है, और साथ में जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो ड्रीम है, तो वो अचीव करने की जो उनकी जो एफर्ट्स है, तो वो एफर्ट्स हमेशा लगातार वो करता ही रहते हैं, जिसके कारण वर्ल्ड में जो पीस है वो पीस को हम एस्टेब्लिश कर सकें। So friend, we have finished here unit number 3 here.